students, this session is going to be in Hindi. So those students who are following current affairs in Tamil, they can go for as usual video. But those who are here for Hindi one, they can follow this one. And so let's start today's current affair. पहला न्यूज़ ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक लॉन्च किया है रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रेस करके बोला जा रहा है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है EESL और USAID का। तो EESL जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है और USAID जो है वो है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो EESL और USAID का एक जॉइंट प्रोग्राम चलता है हमारे यहाँ, जिसका नाम है मैत्री प्रोग्राम। तो ये जो रेस है ये मैत्री प्रोग्राम का एक इनिशिएटिव है। ये रेस इनिशिएटिव इसलिए लिया गया, इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो ऑफिस का स्पेस है हमारे कंट्री में वो साफ़ सुथरा रहे, उसकी एयर की क्वालिटी अच्छी रहे। क्यों ऐसा किस लिए किया गया, रेस किस लिए लाया गया, वो ये है कि अभी जो है सारे लोग जो हैं बहुत सारा टाइम जो है कोविड पैंडमिक की वजह से अंदर ही रह रहे हैं। अंदर रहने की वजह से ऑफिस हो गया या जो भी पब्लिक स्पेस हो गया, अगर वहाँ की एयर क्वालिटी को अच्छा मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। अगर वहाँ की एयर क्वालिटी अच्छी रहेगी तभी तो इंसान वहाँ पे स्वस्थ रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, तभी तो जाके उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक ओवरऑल पब्लिक हेल्थ के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। मैंने बताया ये जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पावर और USAID दोनों मिल करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं जो कि मैत्री प्रोग्राम है। मैत्री का फुल फॉर्म है मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये हमारे मतलब US और इंडिया के बीच में एक बायलैटरल पार्टनरशिप चल रही है, जिसका ये एक प्रोग्राम चल रहा है। ये इसका जो एम है वो ये है कि हमारे यहाँ जो भी बिल्डिंग्स हो वो खासकर कॉस्ट एफिशिएंट हो और एनर्जी एफिशिएंट हो। तो ये इसका जो मेन मुद्दा है वो इसी पे है कि हर जो बिल्डिंग जो बनती है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जो ऑफिसेज होती है, वो कॉस्ट एफिशिएंट हो और एनर्जी एफिशिएंट भी हो। EESL क्या होता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। EESL जो है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। इसमें जो इसका मेन फोकस रहता है वो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए होता है। तो EESL का जो मेन एम है कि मार्केट एक्सेस करवाना ताकि एफिशिएंट एनर्जी हो जो और फ्यूचर के लिए भी एनर्जी हमारे पास बचे रहे। मतलब दोनों तरफ से हमें अभी के लोग के लिए जो अभी में है, जो प्रेजेंट लोग हैं, उनके लिए एनर्जी जो है वो एफिशिएंटली मिले, एज वेल एज वो एनर्जी कंजर्व होकर के फ्यूचर के लिए भी रहे, ताकि हमारे लिए और उनके लिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बना रहे। USAID के बारे में बताते हैं। USAID जो है वो एक US एजेंसी है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि वो एक US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म ही है। तो इसका जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हर एक जगह इंटरनेशनली हर जगह डेवलपमेंट करवाना, और उसका ये एक कैटालाइटिक एक्टर टाइप का काम करता है, ताकि जिसको कहीं पे प्रॉब्लम हो या कहीं पे डेवलपमेंट की ज़रूरत हो तो ये उसका हेल्प करता है। ये USAID का काम है। चलिए अब दूसरे न्यूज़, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल फ्लड कमीशन। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग या फिर नेशनल फ्लड कमीशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और इरिगेशन के अंतर्गत सेटअप किया गया था 1976 में। इसकी बात पहले भी 1954 में हुई थी, लेकिन ये उस समय कुछ खास सक्सेस नहीं ला पाया था, इसके चलते इसको उस समय छोड़ दिया गया था। NFC जो है वो 1980 में 207 रिकमेंडेशन के बाद और 4 बोर्ड ऑब्जर्वेशन के बाद हुआ था, जिसमें पहला था कि उनका ये कहना था कि जो रेनफॉल है इंडिया में वो कभी इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन फ्लड में ज़रूर इंक्रीज़ होगा। तो फ्लड में इंक्रीज़ कुछ फैक्टर्स के चलते होगा। उन्होंने फैक्टर्स बताए थे, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ड्रेनेज हो, कंजेशन हो गया, हमारे डेवलपमेंट एरियाज़ का जो है
वो बैडली प्लान होने के कारण जो है इन सब कारणों की वजह से जो है फ्लड में इंक्रीज होगा। उनका पहला ऑब्जर्वेशन ये था। दूसरा ये था कि जो भी फ्लड कंट्रोल के लिए जो भी मेथड्स हमने अपना रखे थे, जो एम्बार्कमेंट्स बना के रखे थे, रिजर्वायर्स बना के रखे थे, जो भी कंस्ट्रक्शन किया हुआ था वो उतना कुछ खास एफिशिएंट नहीं रहेगा करके। तीसरा था कि उनका ये कहना था कि जो भी फ्लड को कंट्रोल करना है तो वो एक स्टेट और एज वेल एज सेंटर दोनों को मिल करके उसके ऊपर रिसर्च एंड पॉलिसी करके उसके ऊपर इनिशिएटिव्स ले करके ही कुछ हो सकता है, उनका ये कहना था। और चौथा ये था उन्होंने ये कहा था कि जो भी फ्लड्स के नेचर में जो चेंजेस आ रहा है जो डायनामिकली, उसके लिए एक डायनामिक स्ट्रैटेजी बनानी होगी हमें, और इसका एस्टिमेट लगाना कि मतलब कि किस एरिया को, जिस एरिया में फ्लड आ रहे हैं उस एरिया को फ्लड प्रोन बनाना हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करके उन्होंने ये एनालिसिस दिया था उस समय। तो एनएफसी फिर से क्यों रिवाइव कर रहे हैं, इस पे ये हो रहा है। तो एक तो ये है कि हाँ, अगर एनएफसी रहता है तो फ्लड मैनेजमेंट में एक्यूरेसी मिलेगी, थोड़ा एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। लेकिन वही एक दूसरा प्रॉब्लम है कि इसका उतना इफेक्टिवनेस नहीं है, उसका आज तक उतना कोई इफेक्टिव रहा नहीं है। अगर रहता तो इतना बाढ़ नहीं आता ना, असम में हर साल बाढ़ आता है, इतने लोग को प्रॉब्लम होता है, तो उस तरह की चीज़ों पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। इंडियन नेवी जो है वो एक पैसेज एक्सरसाइज कर रहा है जिसको पासेक्स बोलते हैं, जो कि एक हाई एंड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में। ये जो एक्सरसाइज है वो इंडियन ओशन में होता है। ये जो पैसेज एक्सरसाइज जो है वो इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ट्रेनिंग में जो है मैक्सिमम ट्रेनिंग उन सबको मिले। और इसमें एक चीज़ की बात हो रही है जो कि एयर डिफेंस है, इसके बारे में बात हो रही है। तो पैसेक्स में ये होने वाला है कि हमारे यहाँ से 4 नेवल शिप्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीडीटी बोलते हैं, जो कि एक कलरलेस, टेस्टलेस और उतना कुछ खास सुगंध नहीं आता उसका, जो कि एक तरह से ऑर्डरलेस भी बोल सकते हैं, एक क्रिस्टलाइन केमिकल कंपाउंड है। ये जो है फर्स्ट टाइम जो है मॉडर्न सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका पहला लाया गया था 1940s में। अब की डेट में ये हो रहा है कि ये बहुत हद तक मलेरिया, टाइफस और कोई भी इंसेक्ट से जो भी ह्यूमन डिजीजेस होते हैं उन सबको ख़त्म करने में इसका बहुत ज़्यादा हाथ रहा है डीडीटी का। तो ये कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीडीटी जो है वो सॉइल्स को पॉल्यूट कर रहा है, उनका ये कहना है, एज वेल एज जो है वो वाटर को भी पॉल्यूट कर रहा है। इसके चलते काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं। लाइक उनका ये कहना है कि रूट्स ऑफ लॉसेस, डिग्रेडेशन ऑफ रन ऑफ, फोटोलाइसिस में प्रॉब्लम हो रहा है, एरोबिक एंड एरोबिक बायोडिग्रेडेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, उनका ये कहना है। तो ये जो है, और खासकर उसकी जो है एक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि जो डीडीटी जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जिसके चलते बायो एक्यूमुलेट्स जो हो जाएगा फूड वेब में। तो ये इसका है। तो थ्रेट्स ऑफ डीडीटी ये है कि इसके चलते क्या क्या होगा कि जो है वो एक्शल जो होता है ना, वो जो है वो थिन होते जाएगा। तो थिन होते जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगा ना। और एज वेल एज ये क्या करेगा कि बहुत सारे, इसका ये कहना ये भी है कि डीडीटी के यूज़ से बहुत सारे नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन बर्ड जो है, जो स्पेसीज जो है, कुछ खास स्पेसीज जो हैं उनमें डिक्लाइन होने लगेंगे करके।
तो इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड बैन करने पे ऑन एग्रीकल्चर यूज़, मतलब डीडीटी को एग्रीकल्चर यूज़ में नहीं लाना है, ऐसा बोला जा रहा है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन प्रेसिडेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, तो उनका ये कहना है कि इनको मतलब ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की तरफ से ना यूज़ किया जाए करके। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पॉप्स जो है, स्टॉकहोम है क्या वो मैं पहले बता दे रही हूँ। स्टॉकहोम जो है वो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, जो कि 2001 में साइन इन किया था और 2004 में से इफेक्ट में है। और इनका जो मेन एम है, उनका मेन मुद्दा जो है कि एलिमिनेट एंड रेस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ प्रेसिडेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, तो जिसको पीओपी बोलते हैं हम लोग। तो 1995 में जब यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है वो एक ग्लोबल एक्शन प्रोग्राम लाया था ऑन पीओपीज़। तो उस समय जो है वो पीओपी को एक केमिकल सब्सटेंस बताया गया था जो कि इन्वायरमेंट में है, जिसके चलते बायो एक्यूमुलेट होता है और ये काफ़ी रिस्की है। इसका बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ में और एनवायरनमेंट में। उस समय ये बातें उठी थी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम में। तो ये बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये दो प्रोसेस है। तो जो बायो एक्यूमुलेशन होता है उसमें क्या होता है, जो द टॉक्सिन जो होती है वो एंटर इनटू द फूड वेब बाय बिल्डिंग अप इन इंडिविजुअल, और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में घुस करके वो बिल्ड कर जाती है। जो बायो मैग्निफिकेशन होता है, इन दिस प्रोसेस टॉक्सिन्स पास फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट विद इन अ फूड वेब, मतलब एक से फिर दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में, इस तरह से इंक्रीज होते ही जाता है। तो ये आज का न्यूज़ था। होपफुली आपको आज का करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।